Hello दोस्तों, welcome back on my YouTube channel and today I'll discuss about the balance of payment from class 12. It is very interesting and important topic. So इसका मीनिंग जानने से पहले एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा और आप सभी जानते भी हो, हमारा जो नेशन है या हमारे जो लोग हैं, हम बहुत सारी गुड्स ऐसे यूज़ करते हैं जो हमारे यहाँ पे प्रोड्यूस नहीं होती है. फॉर एग्जाम्पल, आप जानते हो, आप एप्पल के फ़ोन के बहुत ज़्यादा शौकीन हो, यू फॉन्ड ऑफ एप्पल फ़ोन, और आपको पता है जो एप्पल का फ़ोन है इज़ नॉट प्रोड्यूस्ड इन इंडिया. इसका मतलब वो बाहर से आता है. ठीक है, ऐसे बहुत सारी चीज़ हैं जो हमारे यहाँ से बाहर जाती है, जो अदर नेशंस है वो हमसे मांगते हैं, हमारे प्रोडक्ट की डिमांड करते हैं. तो इसका मतलब ये हो गया कि जो इंडिया है, इंडिया मेक्स अ लॉट्स ऑफ ट्रांजैक्शंस विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. मतलब जो इंडिया है, हमारी जो कंट्री है, वो अदर नेशन से बहुत सारे क्या रखती है, लेन देन रखती है. बिकॉज कोई भी नेशन चाहे कितना ही एडवांस क्यों ना हो, चाहे चाइना हो, यूएसए हो, परफेक्ट नहीं होता है. कुछ ना कुछ लेन देन अदर नेशन से भी वो करते हैं, डेफिनेटली करते हैं. तो जब हम इन लेन देन करते हैं किसी नेशन से, आपको पता है जनरली एक छोटा सा एग्जांपल और लेते हैं. जैसे फर्म की बात करूं मैं, कोई भी इंस्टीट्यूशन है, कोई भी फर्म है, हर चीज का हम क्या रखते हैं, रिकॉर्ड रखते हैं. इवन आपको अगर पॉकेट मनी मिलती है फ्रॉम योर पेरेंट, आप उसका भी रिकॉर्ड रखते हो. वो अलग बात है कि सिस्टमेटिकली वे में नहीं रखते, बट ये तो आपको पता है कि यू गॉट 100 रुपीज इन द मॉर्निंग टुडे, कहाँ गए वो, तो आपको पता है कि आज आपने 10 रुपए के कुरकुरे लिए, उसके साथ एक फ्रूटी ली थी. ये सारा कुछ माइंड में होता है. तो वो तो एक सिंपल सी बात थी, आप उसका भी रिकॉर्ड रखते हो. यहाँ तो हम बहुत बड़ी बात कर रहे हैं, बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स होते हैं किसके, किसी भी नेशन के विद अदर नेशंस. ठीक है, तो उनका भी रिकॉर्ड रखना होगा. एग्जैक्टली बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट जो है, बीओपी, ठीक है, बीओपी बोलते हैं इसको, बैलेंस ऑफ पेमेंट इज एन अकाउंटिंग स्टेटमेंट that provides a systematic record. ठीक है, किसका सिस्टमेटिक रिकॉर्ड, ऑफ ऑल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस. किसके इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस, रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री. किसी नेशन के अंदर जो रेजिडेंट्स हैं, उस नेशन में जो रहने वाले लोग हैं, उनके ट्रांजैक्शंस की बात करें. किसके साथ, टू होम, विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, यानी अदर नेशंस के साथ. रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का मतलब है अदर नेशंस, इंडिया को छोड़ के. आपके पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिया कंट्री को छोड़ के जो अदर नेशंस है वो सब रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का पार्ट है फ्रॉम योर पॉइंट ऑफ व्यू. ठीक है, इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में. तो इसका मतलब ये होगा कि बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है एक अकाउंट की तरह है. ये दिखाता है कि आपने कितना लेन देन किया किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड में. पर्टिकुलर टाइम पीरियड का मतलब क्या है, कुछ भी हो सकता है 3 मंथ्स, हो सकता है 1 ईयर का रिकॉर्ड रख रहे हो कि पिछले 1 साल में हमने क्या लेन देन किया, कितना इंडियंस ने खरीदा, कितना फॉरेनर्स ने इंडिया से खरीदा. तो इस तरीके के जो भी ट्रांजैक्शंस किए जाते हैं सेल परचेज से रिलेटेड, कोई डोनेशन वगैरह है, कोई ग्रांट है, आपने कहीं से वैसे रिसीव किया है, कुछ और है, ठीक है, उन सारी चीजों का रिकॉर्ड रखा जाता है बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट में. जैसे नॉर्मली हम अकाउंटेंसी सब्जेक्ट के अंदर अकाउंट्स बनाते हैं डेबिट और क्रेडिट साइड करके, एग्जैक्टली ऐसे ही बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट कीप्स रिकॉर्ड्स ऑफ ऑल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस ऑफ रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम. राइट, समझ आ गया होगा आपको. बहुत सिंपल सी बात है, रिकॉर्ड रखना किसका, लेन देन का. और लेन देन को आपको पता है क्या बोलते हैं, ट्रांजैक्शंस बोलते हैं. कि जितने भी लेन देन होते हैं किसी भी नेशन के अदर्स के साथ, हर नेशन अपना रिकॉर्ड रखता है, वो भी रखेगा. बाकी आप अपने ध्यान रखो, उनकी चिंता मत करो, अभी आप अपना ध्यान रखो बस. तो आपका जो रिकॉर्ड है लेन देन का इज कॉल्ड बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट. राइट, अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि ये इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस है क्या. वैसे तो आपको पता लेन देन किसी भी तरीके का हो, कैसा भी आपने कोई लेन देन किया है कहीं से भी, डेफिनेटली दैट विल बी रिकॉर्डेड. बट उन लेन देन को थोड़ा और इजी बनाने के लिए, समझने के लिए, उनको हम क्लासिफाई कर देते हैं 4 पार्ट्स में. राइट, 4 पार्ट्स में. वो 4 पार्ट्स है क्या, आप देख सकते हो इधर. विजिबल आइटम्स है कि बहुत सारे लेन देन होते हैं, लेन देन के गुड्स का ही नहीं होता, मैंने अभी बताया था, और भी हो जाते हैं. तो विजिबल आइटम्स कौन सी हैं, तो विजिबल आइटम बोल दो या इनको विजिबल ट्रांजैक्शंस भी बोल देते हैं. तो विजिबल ट्रांजैक्शंस रेफर्स टू द
ट्रांजेक्शन विच आर रिलेटेड टू एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ फिजिकल गुड्स। यानी जो फिजिकल गुड्स कौन सी होती हैं? दैट कैन बी सीन, दैट कैन बी टच्ड व्हाइल दे क्रॉस द बॉर्डर। जब वो बॉर्डर क्रॉस करती, बॉर्डर समझते हो ना, बॉर्डर मूवी भी आई है, बॉर्डर मूवी आपने देखी होगी सभी ने। तो जब वो बॉर्डर को क्रॉस करते तो उनको देखा जा सकता है, उनको टच किया जा सकता है, उनको बोलते हैं फिजिकल गुड्स। जैसे मार्कर है, क्या मार्कर को आप टच कर सकते हो? बिल्कुल, जब मैंने किया हुआ तो आप भी कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसे ट्रांजेक्शन्स को, ऐसे आइटम्स को बोलते हैं विजिबल आइटम्स, राइट, जिनको टच किया जा सकता है। अब आपके माइंड में क्वेश्चन डेफिनेटली आ रहा होगा, क्या कुछ ऐसे भी आइटम्स होते हैं जिनको हम टच नहीं कर सकते? बिल्कुल एग्जैक्टली होते हैं ऐसे ट्रांजेक्शन्स भी। किसके बीच? एक कंट्री के अदर्स के साथ। कौन से? जैसे कि सपोज कीजिए बैंकिंग की सर्विसेज, अगर हम इनविजिबल की बात करते हैं तो बैंकिंग सर्विसेज, देखिए हमारे बहुत सारे पैसे वाले, आपने खूब सुना होगा न्यूज़पेपर में, न्यूज़ चैनल पे बहुत सारी डिबेट होती हैं कि ब्लैक मनी, लोगों का पैसा स्विस बैंक में है, निकालो इसे, ठीक है। तो मतलब हमारे यहाँ के रेजिडेंट्स ने स्विस बैंक में पैसा डाला हुआ है और स्विस बैंक उनको थोड़ा इंटरेस्ट भी देता होगा। एक तरीके से आपके पैसे को सेफ रखा हुआ है स्विस बैंक ने। इट मींस स्विस बैंक इज गिविंग यू सर्विसेज दे रहा हो आपको। क्या आप देख सकते हो सर्विसेज को? सर्विसेज कैन नॉट बी सीन, सर्विसेज कैन नॉट बी टच्ड। तो जिनको नहीं देखा जा सकता, जिन आइटम्स को टच नहीं किया जा सकता, उनको बोलते हैं इनविजिबल आइटम्स। फॉर एग्जाम्पल बैंकिंग सर्विसेज, शिपिंग सर्विसेज, ठीक है, और इंश्योरेंस सर्विसेज, जो भी फर्म सर्विसेज देती हैं, उन चीजों को नहीं देखा जा सकता, उनको बोलते हैं इनविजिबल आइटम्स और इनविजिबल ट्रांजैक्शंस। शिपिंग सर्विसेज क्या होती है? आपने तो मूवियों में देखा होगा, वो कौन सी मूवी आती है फॉरेनर, कोई पता नहीं, पायरेट्स ऑफ कुछ करके, वो जो पानी है, ओशियन है, उससे भी सामान आता जाता है। सपोज कीजिए आपने कहीं फॉरेनर से कोई सामान मंगवाया, जहाज के थ्रू मंगवाया जो पानी वाला है, ठीक है, या कैसे भी मंगवाया, तो ये थोड़ा नहीं वो जहाज को दे जाता, आपको सामान ही तो दे के जाता है, तो वो भी तो एक लेन देन हुआ ना। चलो एक और चीज, आप हवाई मतलब वो जो एरोप्लेन है, आप उसकी सर्विसेज लेते हो, तो ये थोड़ी नहीं एरोप्लेन दे जाता, वो केवल हमें छोड़ के जाता कहीं भी, या आप यहाँ से कहीं बाहर जाना चाहते हो तो क्या दे रहा है वो? अपनी सर्विसेज दे रहा है, ठीक है। उन सर्विसेज को केवल फील किया जा सकता है, टच या देखा नहीं जा सकता, राइट। तो इनको बोलते हैं इनविजिबल आइटम्स। अगर ऐसा कोई लेन देन होता है जिसको देखा नहीं जा सकता, जिसको टच नहीं किया जा सकता। इसके अलावा और भी बहुत सारे लेन देन होते हैं। यूनिलेटरल ट्रांसफर्स है, यूनिलेटरल ट्रांसफर्स है हमारे, वन साइडेड ट्रांसफर्स भी बोल देते हैं इनको। ये तो दोनों ही टू साइडेड ट्रांजेक्शन्स हैं। टू साइडेड कैसे हैं? टू साइडेड ट्रांजेक्शन्स का मतलब है एक तरफ कुछ दिया, दूसरी तरफ कुछ लिया। इसमें बताया था मैंने, विजिबल आइटम्स में एग्जांपल दिया था किसका? फिजिकल गुड्स का। तो जब आप कोई भी गुड्स इंपोर्ट करोगे, एक्सपोर्ट करोगे, अगर आप इंपोर्ट करोगे सामान मिलेगा, पेमेंट आपने कर दी। एक्सपोर्ट करोगे सामान आपके पास से जाएगा, पेमेंट आपने रिसीव कर ली। तो टू साइडेड ट्रांजेक्शन्स है। इनविजिबल भी कुछ ऐसे होते हैं, सर्विसेज ली, पेमेंट की, या हमने सर्विसेज दी, पेमेंट ली, ठीक है। तो टू साइडेड ट्रांजेक्शन्स। कुछ लेन देन ऐसे भी होते हैं जो वन साइडेड है, जिसमें बस लिया ही लिया है या दिया ही दिया है, दिया जलाने वाला नहीं, गिवन वाला। फॉर एग्जाम्पल जैसे डोनेशन की बात कर लो। डोनेशन, आप लोगों ने डोनेट किया कहीं किसी फॉरेन नेशन को। वैसे तो इंडिया में काफी जगह डोनेट करने के लिए, फॉरेन में जाने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी कोई इतना दयालु हो कि उसने फॉरेन नेशन को डोनेट कर दिया, तो उसने डोनेट किया, मिला क्या? कुछ नहीं। अगर आप ये कहो जी मेंटल सेटिस्फेक्शन मिली, वो इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन थोड़ी नहीं बेटा। मतलब कि मेंटल सेटिस्फेक्शन एक अलग चीज है, वो तो है ही नहीं से। बाकी वैसे तो गया ना हमारे पास से, ये वन साइडेड है। डोनेशन है, ग्रांट है कोई, और वो ट्रांसफर इनकम है, आपका कोई रहने वाला है वो आपको भेज देता पैसा। बताओ आपने क्या दिया?
कह दोगे आशीर्वाद दिया था जी हमने तो, से आशीर्वाद से काम तो नहीं चलेगा। आपका कोई रिलेटिव, आपका भाई बंधु फॉरेन नेशन में रहता है, वो आपको कुछ पैसे भेज देता है, ठीक है, तो आपने रिसीव ही तो किया, दिया क्या? कुछ भी नहीं। तो ऐसे लेन देन को बोलते हैं यूनिलेटरल ट्रांसफर्स, ऐसे जो लेन देन होते हैं। इसके अलावा और किस तरीके के लेन देन हो सकते हैं? मैं सारा डिस्कस कर लिया। या तो गुड्स वुड्स, आपको पता है गुड्स होती हैं उनका एक्सपोर्ट इंपोर्ट, या सर्विसेज का ग्रांट डोनेशन की बात कर ली, किसी हमारे भाई ने भेजा है उसकी भी बात कर ली, और क्या हो सकता है। और ऐसे भी लेन देन हो जाते हैं आपस में, जैसे मान के चलो फॉरेनर ने हमारे यहाँ की जमीन ले ली, कोई फर्म ले ली, जमीन को ऐसे तो लेगा नहीं भाई, वो तो यहाँ पे कोई आलू उगाएगा, ऐसे जमीन का तो करेगा क्या? कुछ ये है, आपको पता है इंडस्ट्रीज एस्टेब्लिश कर दी, शेयर्स परचेज कर लिए, ऐसे भी तो लेन देन होते हैं, उधार ले ली, इस तरीके की और भी कुछ लेन देन होते हैं। किसके बीच? एक नेशन और अदर नेशंस के बीच। तो कैपिटल ट्रांसफर कुछ ऐसा ही है। कैपिटल ट्रांसफर में क्या आता है? कैपिटल रिसीप्ट एंड कैपिटल पेमेंट्स। कैपिटल रिसीप्ट क्या है? ये बेसिकली रिसीप्ट का नेचर है। ये गवर्नमेंट बजट के अंदर हमने कराया था, इसके लिए आप गवर्नमेंट बजट वाले चैप्टर से रिलेटेड वीडियो देख सकते हो। बाकी अभी भी मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। कैपिटल रिसीप्ट होती हैं ऐसी वाली रिसीप्ट्स जिनसे या तो आपके लिए लायबिलिटी बढ़ती है, आई रिपीट, या तो आपकी लायबिलिटी बढ़ेगी, या फिर उन रिसीप्ट से आपकी जो असेट्स है उसमें कमी आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल बोरोइंग्स एंड सेल ऑफ असेट्स। बोरोइंग जो है वो एग्जाम्पल है किस चीज का? लायबिलिटी का। अगर हम बोरो करते हैं तो बोरो करते हैं तो ये थोड़ी दान दे दिया उसने, वापस देना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है? इट इंक्रीजेस लायबिलिटी। ठीक है, हो गया ना कैपिटल रिसीप्ट की लायबिलिटी बढ़ रही है। दूसरी तरफ है सेल ऑफ एन असेट्स। आपने असेट सेल कर दी, इससे भी रिसीप्ट है। जब आपको सेल करोगे तो पैसा तो मिलेगा, बट उस पैसे से क्या है, मेरी असेट्स तो कम हुई है। मैंने मान चलो कोई इंडस्ट्री थी, मैं प्रोडक्शन करता था, मैंने इंडस्ट्री सेल कर दी, मेरी तो असेट्स गई भाई, मैं कमाऊंगा किससे? तो एक कैपिटल रिसीप्ट है। अगर ऐसा लेन देन होता है, ठीक है, उसको कैपिटल ट्रांसफर बोलते हैं। इन चीजों का भी रिकॉर्ड रखा जाता है किसके अंदर? बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट के अंदर। ऐसे कैपिटल पेमेंट है, जैसे रिसीप्ट का नेचर है, ऐसे कैपिटल पेमेंट है। कैपिटल पेमेंट क्या है? जिससे या तो आपकी लायबिलिटी में कमी आए, यानी हमने किसी से कुछ ले रखा था, राइट, हमने पेमेंट की, हमारी लायबिलिटी कम हो जाती है, या तो ये हो, या फिर आपकी असेट्स बढ़े, तो ऐसे उसको बोलते हैं कैपिटल पेमेंट्स। जैसे रीपेमेंट ऑफ लोन, अगर यहीं से एग्जांपल लें तो रीपेमेंट ऑफ लोन, जो आपने बोरोइंग की थी ना, इसकी रीपेमेंट की है, ठीक है। आज तो हमें लग रहा है कि ये हमारा क्या है, पेमेंट है या एक्सपेंडिचर है, बट लायबिलिटी तो कम हुई है, ठीक है। इस तरीके, या बाहर जाके कोई असेट्स करते हो, यहाँ तो सेल था, परचेज ऑफ एन असेट्स आउटसाइड, इट मींस किसी फॉरेन नेशन में आपने कोई असेट्स परचेज किए, मान चलो एप्पल की फर्म ले ली किसी पैसे वाले ने हमारे यहाँ से, तो असेट्स तो बड़ी उस बंदे की, ठीक है, तो वो किसका पार्ट है? वो सब कैपिटल ट्रांसफर का पार्ट है, जो ऐसे लेन देन होते हैं। तो बेसिकली दीज आर द इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस। आप इनके अलावा मुझे और बता दो और कौन से ट्रांजैक्शंस होते हैं। जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं मोस्टली यही ट्रांजैक्शन है, शेयर्स डिवेंचर कर लेना, परचेज कर लेना, वो इसके अंदर आता है कैपिटल ट्रांसफर के अंदर, क्योंकि जहां से लायबिलिटी और असेट्स इंक्रीज या डिक्रीज होती है वो सब कैपिटल ट्रांसफर में आती है। बाकी सारा कुछ आपके सामने है। इसके अलावा अगर आपके माइंड में कोई एग्जांपल है कि सर ऐसा भी तो लेन देन हो सकता है, तो यू कैन कमेंट, आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है, मेरे यूट्यूब चैनल पे, और डेफिनेटली आई विल गिव योर आंसर। मूविंग फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं चैप्टर में। अब इस बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट का स्ट्रक्चर कैसा होता है? मतलब ठीक है, ये तो बोल दिया भाई अकाउंट है, बट स्ट्रक्चर भी तो होगा कुछ। तो बिल्कुल इसका स्ट्रक्चर ऐसे ही है जैसे आप अकाउंट में स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है। ये बीओपी अकाउंट होता है, जैसे नॉर्मली आप अकाउंट बनाते हो ना, एग्जैक्टली उसी तरीके से ये बीओपी अकाउंट है। अकाउंटिंग सेंस में आपको पता है, इधर तो हम क्या डालते हैं, पर्टिकुलर्स लिखते हैं, इधर क्या लेते हैं, अमाउंट, इधर फिर पर्टिकुलर्स, इधर फिर अमाउंट, राइट, और नीचे टोटल भी आता है। मुझे अकाउंटेंसी हालांकि ज़्यादा आती नहीं है, देख लेना, फिर भी ऐसे कुछ अकाउंट बनाते होंगे क्योंकि आप सभी कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं।
या हो सकता है इकोनॉमिक्स, जरूर नहीं कॉमर्स वालों के पास भी हो। जो ह्यूमैनिटीज वाले हैं वो भी इकोनॉमिक्स ले लेते हैं, तो टॉपिक तो उनके लिए भी ये जरूरी है। इसलिए मैं बताना चाहूंगा उन बच्चों के लिए, ये जो साइड होती है लेफ्ट हैंड साइड वाली हमारी, इसको डेबिट बोलते हैं, डेबिट। और इस साइड को क्या बोलते हैं, क्रेडिट बोलते हैं। ऐसे बच्चों के लिए जो कॉमर्स से नहीं है और उनके पास इकोनॉमिक्स है। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, डेबिट में क्या आता है, डेबिट में आता है जितने भी हमारे एक्सपेंडिचर्स हैं, नॉर्मली बात कर रहा हूं, पहले मैं बीओपी की बात नहीं कर रहा। यानी हम ऐसे भी कह सकते हैं आउटफ्लो, यहां लिख देता हूं, आउटफ्लो एंड इनफ्लो। दो चीज होती है आउटफ्लो। आउटफ्लो का मतलब है हमारे पास से कुछ गया है, हमारे पास से कुछ गया है, वो क्या है हमारे लिए आउटफ्लो है। और हमारे पास कुछ आया है, दैट इज इनफ्लो। ठीक है, तो डेबिट साइड में तो आते हैं हमारे आउटफ्लो, ये बताऊंगा किसका आउटफ्लो, यहां पे बात किसकी हो रही है। और क्रेडिट साइड में क्या आता है, इनफ्लो आता है। इधर भी लिख देते हैं, आउटफ्लो को डेबिट किया जाता है और इनफ्लो को क्रेडिट, राइट। यहां पे बात है मेनली हमारी किसकी, फॉरेन एक्सचेंज की। बेसिकली बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट ठीक है, गुड्स का रिकॉर्ड रखता है, बट गुड्स नहीं, हमारा जो मेन पर्पस है वो है किसका, फॉरेन एक्सचेंज का। ये फॉरेन एक्सचेंज का रिकॉर्ड रखता है। जिन भी रीजन से फॉरेन एक्सचेंज इनफ्लो हो आउटफ्लो हो, उसका रिकॉर्ड रखा जाता है इन बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट। अब फॉरेन एक्सचेंज क्या है, अभी मेरी प्रीवियस वीडियोस में मैंने बताया था, फॉरेन एक्सचेंज मींस फॉरेन करेंसी। ऐसे ट्रांजैक्शन जिनसे या तो फॉरेन करेंसी आए आपके नेशन के, जरूर नहीं आपके पास आएगी डायरेक्ट, आपका जो नेशन है, आपकी जो गवर्नमेंट है उसके रिजर्व से जाए या उसके रिजर्व में आए। सपोज कीजिए ये रिजर्व है, मैं यहाँ पे स्पेस चलो रफ कर देता हूं इसे। सपोज कीजिए ये रिजर्व से फॉरेक्स रिजर्व है। फॉरेक्स रिजर्व किसको बोलते हैं, फॉरेन करेंसी के रिजर्व को, फॉरेन एक्सचेंज। और फॉरेन एक्सचेंज आप जानते हो, फॉरेन करेंसी उसका रिजर्व है। इस रिजर्व में क्या क्या होता है, इसमें डॉलर भी है, इसमें यूरो भी है, इसमें येन भी है, इसमें दिनार भी है। ठीक है, जितनी भी फॉरेन करेंसीज है सब हमारे रिजर्व में है, हमारे आरबीआई इस रिजर्व को मेंटेन रखता है। तो ऐसा ट्रांजैक्शन, ऐसा कोई भी लेन देन, अगर फॉरेन करेंसी गई है, हमारे इस रिजर्व में से फॉरेन करेंसी गई है, तो हमारे लिए क्या, वो आउटफ्लो है। किसका आउटफ्लो, फॉरेन करेंसी का, विल बी रिकॉर्डेड इन डेबिट साइड। और अगर फॉरेन करेंसी आई है किसी रीजन से, राइट, इट मींस इनफ्लो हुआ, इनफ्लो मतलब आना। अगर फॉरेन करेंसी आई है, विल बी रिकॉर्डेड इन क्रेडिट साइड ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि किन रीजन से इनफ्लो होती है फॉरेन करेंसी और किन रीजन से आउटफ्लो। देखिए आप, जैसे बात करते हैं हम किसकी, एक्सपोर्ट्स की बात कर लेते हैं, इसको रफ कर देते हैं, थोड़ा स्पेस बन जाएगा। सपोज कीजिए आप लोगों ने एक्सपोर्ट किए, हमने, हमारे नेशन के किसी भी भाई ने, ट्रेडर ने क्या किया है, एक्सपोर्ट्स किया है। तो एक्सपोर्ट करने से हमारा जो ट्रेडर है, आपने ही कुछ सामान देखा है, ऑब्वियसली आप इंडियन रुपी को, तो एज ए मोड ऑफ पेमेंट, जब आप पेमेंट रिसीव करोगे तो रुपी में करोगे। ठीक है, अगर आप रुपी में पेमेंट करोगे, एक और चीज समझाना चाहूंगा यहाँ पे, हर किसी का रिजर्व होता है, ये इंडिया का रिजर्व है, ऐसे ही जो फॉरेन नेशंस है उनका भी रिजर्व है फॉरेन करेंसीज का। ये यूएसए है, इसके रिजर्व में क्या मिलेगा, रुपी।
डॉलर तो इनका अपना है, बाकी जो और करेंसी है वो इसके रिजर्व में मिलेंगे, हमारे रिजर्व में भी। ठीक है, डॉलर क्यों? क्योंकि डॉलर को तो प्रोड्यूस करते हैं, हालांकि उसका भी रिजर्व मेंटेन करना पड़ता है हर गवर्नमेंट को। ठीक है, अब सपोज कीजिए एक्सपोर्ट किया, कुल मिला के आपने 1,000 रुपए की गुड्स सेल कर दी, कुछ गुड्स की यूनिट आपने एक्सपोर्ट की, फॉरेनर्स को आपकी पेमेंट करनी है कितने रुपए से? 1,000 रुपये से। ये जो बेसिकली एक्सपोर्ट है, एक्सपोर्ट हमारा किसका सोर्स है? एक्सपोर्ट इनफ्लो का सोर्स है, तो एक्सपोर्ट को इधर लिखते हैं। एक्सपोर्ट क्रेडिट साइड आता है। अब आप ये कहोगे कि सोर्स कैसे है? एक्सपोर्ट सोर्स कैसे है? किस चीज का सोर्स? फॉरेन एक्सचेंज का। देखिए 1,000 रुपये से पेमेंट करनी है, इनके पास इनके रिजर्व में भी है रुपये। आप ये कह सकते हो जी हमारे पास इससे फॉरेन करेंसी कहाँ रुपए आए हैं। मान ली बात, इन्होंने रुपए मेंटेन कर रखे थे, 1,500 रुपये थे इनके रिजर्व में, राइट। अब क्या कर सकते हैं, यूएसए वाले हमारी पेमेंट करने के लिए अपनी कंट्री से ला सकते हैं 1,000 रुपये, यानी जो भी वहाँ जिसने भी परचेज किया होगा, वहाँ भी तो किसी ने परचेज किया होगा, किसी भी रेजिडेंट ने, वो अपने नेशन से ही कन्वर्ट करा लेता है। मान ली बात, अपने नेशन से ही ले आएगा 1,000 रुपये कन्वर्ट करा के, अपनी गवर्नमेंट को दे देगा डॉलर। ठीक है, बट 1,000 से देख लेना माइनस हो गया, ये 1,500 नहीं रहेगा, रिजर्व में रहेगा इनके पास 500। ठीक है, फिर किसी और हमने 500 का और एक्सपोर्ट कर दिया, किसी हमारे और भाई ने, वहां किसी ने मांगा, फिर उसने 500 लिया, कुल मिलाकर उनका रिजर्व 0 हो गया। ठीक है, पेमेंट तो रुपये कर दी, हमारे पास नहीं आया फॉरेन एक्सचेंज अभी तक नहीं आया, क्योंकि अपने नेशन से ही लिया। यूएसए वाले जिन्होंने खरीदा था अपने नेशन से ही कन्वर्ट करा के ले आए, अच्छी बात है, नहीं आया हमारे पास। बट अब इनके पास यूएसए का जो रिजर्व है उनके पास एक भी रुपये नहीं है। अब क्या करेंगे? तो बेसिकली करते क्या है, एवरी नेशन जो है इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन इट्स फॉरेक्स रिजर्व। सभी नेशंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, उनकी गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अपने रिजर्व्स को वो मेंटेन रखें, और कुछ मिनिमम रिजर्व में फॉरेन करेंसी होना जरूरी है, ये भी कंपलसरी है। बैंकिंग सेक्टर में आपको कराऊंगा, और वैसे तो करा दिया। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, यूएसए वाले इंडिया से खरीदेंगे। तो कुल मिला के जो एक्सपोर्ट्स हैं, अल्टीमेटली एक्सपोर्ट का जो इम्पैक्ट पड़ता है वो किस पे पड़ता है? इनफ्लो पे, यानी आता है। अब नहीं तो अब आएगा, क्योंकि यूएसए वाले आएंगे हमारे पास, हमारे आरबीआई के पास, भाई डॉलर ले लो, हमें रुपए की जरूरत है, हमारा जो रिजर्व है वो कम हो गया। ठीक है जी, दे दो डॉलर। तो आया डॉलर हमारे यहाँ, हमारी गवर्नमेंट का, हमारी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, आरबीआई का रिजर्व बढ़ा, बिल्कुल बढ़ा। तो हुआ ना क्या? इनफ्लो। तो एक्सपोर्ट जो है, एक्सपोर्ट इज द सोर्स ऑफ इनफ्लो, दैट्स व्हाई इट विल बी रिकॉर्डेड इन क्रेडिट साइड ऑफ बीओपी अकाउंट। ये क्रेडिट साइड रखा जाता है एक्सपोर्ट्स, क्योंकि इससे फॉरेन करेंसी आती है। जैसे एक्सपोर्ट इधर रखा जाता है, तो ऐसे फिर इंपोर्ट्स भी है, इंपोर्ट्स भी तो करते हैं। इंपोर्ट्स इसका अपोजिट है, इंपोर्ट करेंगे तो हमें डॉलर की जरूरत होगी। कैसे भी मान लो आप अपने नेशन से वो डॉलर ले जाते हो कन्वर्ट करा के, वही बात है, हमारी सरकार को खरीदना पड़ेगा वहां से। बात तो वही हुई ना, कुल मिला के हमारे यहाँ से अब डॉलर जाएगा। ठीक है जी, ये आउटफ्लो है फॉरेन एक्सचेंज का, हमारे इसमें से कम होगा, इसलिए इंपोर्ट किधर आता है? इंपोर्ट को हम इधर साइड रखते हैं, डेबिट साइड, क्योंकि इससे फॉरेन करेंसी जाएगी हमारे पास। ठीक है, जितने भी ट्रांजैक्शन है, अब इसमें देखना पड़ेगा एक्सपोर्ट इंपोर्ट गुड्स का है, सर्विसेज का है, यूनिट ट्रांसफर है, जितने भी ट्रांजैक्शन है किसी लेन देन से फॉरेन करेंसी आए तो इधर साइड, जाए तो इधर साइड। ठीक है, फिर लास्ट में क्या करते हैं, इनका बैलेंस निकालेंगे। बैलेंस कैसे? बैलेंस सपोज कीजिए ये 4,000, इधर 3,000। आपको पता है अकाउंटिंग टर्म्स में बात करें तो डेबिट साइड और क्रेडिट साइड इक्वल होती है अकाउंटिंग टर्म्स में। इधर भी 4,000 लिखते हैं जब टोटल करते हैं, और बहुत सारे ट्रांजेक्शन होंगे, बट हमने देखा ये तो क्रेडिट साइड कम पड़ी भाई, कितने रुपए से?
₹1000 से कम पड़ी, तो ये क्या है हमारा, ये डेफिसिट बोलते हैं इसको, डेफिसिट ऑफ बीओपी अकाउंट। ये बैलेंस ऑफ जो पेमेंट अकाउंट है, इसके 3 टाइप्स हो सकते हैं। मतलब अगर इसका हम रिजल्ट निकालें, रिजल्ट जैसे 12th वालों का भी आता है ना, तो क्या रिजल्ट आएगा, या तो फेल या पास, और भी कुछ ऑप्शन। हाँ जी, एक और है, वो क्या है, सप्ली भी आ जाती है, कुछ बच्चों की ऐसे भी है। तो ऐसे ही बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट में भी 3 ही ऑप्शन है, मतलब 3 टाइप्स हो सकते हैं। क्या हो सकता है, बीओपी इक्वल हो सकता है, ठीक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट क्या हो सकता है, इक्वल हो सकता है। और बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट सरप्लस हो सकता है, सरप्लस। और बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट डेफिसिट भी हो सकता है, ठीक है। 3 सिचुएशंस हो सकती है जब आप वैल्यू कैलकुलेट योर ट्रांजैक्शंस विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। आप पाओगे या तो इक्वल, इक्वल का मतलब क्या है, इक्वल का मतलब है जब डेबिट साइड और क्रेडिट साइड, मतलब कि जितनी फॉरेन करेंसी गई है आपके पास से उतनी ही आई है। तो हमने पाया हमारा रिजर्व एज इट इज मेंटेन रहा, इसको बोलते हैं बीओपी इक्वल, बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट इक्वल, राइट। जैसे किसी मटके में से 2 गड्ढा पानी निकाला, 1-2 गिलास निकालो और 2 गिलास उसमें पानी हम डाल दिया, तो क्या रहेगा, वहीं की वहीं रहेगा वो, दैट इज बैलेंस्ड अकाउंट है, यानी हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट है वो क्या है, वो इक्वल है। दूसरा तरफ 1 गिलास पानी निकाल रहे हैं, 2 गिलास डाल रहे हैं, क्या हो गया, सरप्लस नहीं हो गया। आपका जो पानी का मटका है, घड़ा है, उसमें आपने 1 गिलास निकाला और 2 डाल दिया, तो क्या हो जाएगा, वो सरप्लस हो जाएगा, ठीक है। तो सरप्लस कब होगा, ये कब आया, जब आया ज्यादा। इसका मतलब बीओपी सरप्लस से मतलब है व्हेन क्रेडिट साइड इज ग्रेटर देन डेबिट साइड। और क्रेडिट साइड में क्या आता है, ये आपको क्लियर ही है, फॉरेन करेंसी का इनफ्लो आता है, तो जब इनफ्लो ग्रेटर होता है, ठीक है। सरप्लस की बात करें तो क्या है, जब हमारा इनफ्लो ग्रेटर होता है किससे, आउटफ्लो से, तब उसको सरप्लस बोलते हैं उस अकाउंट को, कि जो बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट है वो कैसा है, सरप्लस है। डेफिसिट, डेफिसिट का मतलब कमी होती है। वैसे डेफिसिट का मतलब ये 2 गिलास पानी निकाला है मटके में से, 1 गिलास डाला है, तो कम हो गया भाई लेवल पानी का, ठीक है। तो ये कब होगा, जब निकाला ज्यादा गया। और निकालने का मतलब क्या है, ये साइड डेबिट साइड, यानी गया ज्यादा, आउटफ्लो, आउटफ्लो ज्यादा हुआ, आया कम है। तो बीओपी डेफिसिट का मतलब है जब आउटफ्लो ग्रेटर होता है किससे, इनफ्लो से, ठीक है। तो ये बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट का स्टेट है, मतलब किस सिचुएशन में वो हो सकता है, किस तरीके का अकाउंट हो सकता है। बट फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, इन अकाउंटिंग टर्म्स, एक अकाउंटिंग टर्म्स होती है, अकाउंट्स ये कहती है कि दोनों साइड ना इक्वल होती है, यहाँ पे लिख दिया जाता है जो भी कुछ है, ठीक है। जैसे 1000 लिख दिया था, अब इनका टोटल किया था 4000। अकाउंटिंग टर्म्स में हमेशा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट है वो क्या होता है, वो इक्वल स्टेट में होता है। आप देख लो 4000 इक्वल है ना, ठीक है। वैसे रियल लाइफ की बात करें तो रियल लाइफ में सरप्लस भी हो सकता है और डेफिसिट भी हो सकता है, बट अकाउंटिंग सेंस से बीओपी इज ऑलवेज इक्वल। तो ये था हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट का इंट्रोडक्शन। चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ, चैप्टर अभी भी बाकी है, इसके लिए आप नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए। पहले आप इसको क्लियर कीजिए, अच्छे से वीडियो देखो, ठीक है, और बार बार देखो इसे, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। और नेक्स्ट वीडियो के लिए मुझे थोड़ा टाइम दीजिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।